हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बर्ट्रैंड्स डुओपोली मॉडल। बर्ट्रैंड का मॉडल कुर्नॉट मॉडल की बुराइयां कर करके निकला है और ये क्या कहते थे ये डिस्कस करेंगे। और आज मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ और मैं आपको फुल डिटेल मॉडल कराऊंगा इसका, और जिस हिसाब से मैं कराऊंगा पेपर में आप उस हिसाब से अटैम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जोसेफ बर्ट्रैंड, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, क्रिटिसाइज्ड कुर्नॉट्स डुओपोली मॉडल इन 1883। उन्होंने जो कुर्नॉट मॉडल है उनकी बुराई की थी 1883 में। ही गेव हिज ओन मॉडल ऑफ डुओपोली विच मेड सर्टेन अजम्पशंस सिमिलर टू दोज ऑफ कुर्नॉट। उन्होंने एक अपना मॉडल दिया, ठीक है, और उनकी अजम्पशंस थोड़ी बहुत कुर्नॉट मॉडल से मिलती जुलती थी। इन बर्ट्रैंड्स मॉडल फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड हैव आइडेंटिकल कॉस्ट्स। बर्ट्रैंड मॉडल में भी वो ये कहते थे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती हैं दोनों की दोनों कंपनियां, और उनकी कॉस्ट भी सेम है। Bertrand assumes that a duopolist firm expects that the other firm in the industry will not react to its price changes. वहां पे क्या था कुर्नॉट मॉडल में कि आउटपुट चेंजेस को रिएक्ट नहीं करेंगी, यहाँ क्या है प्राइस चेंजेस को रिएक्ट नहीं करेंगी। दिमाग से समझना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो इसमें भी नाइव बिहेवियर हो गया कि एक कंपनी अगर अपना प्राइस चेंज करती है तो दूसरी रिएक्ट नहीं करेगी, ये एजम्पशन लेके चल रही है कंपनी, ठीक है। ईच फर्म in that market situation faces the same market demand. तो ये भी assumption है कि दोनों की दोनों firms की same market demand है. It attempts to maximize its profits and acts on the assumption that price of the competing firm will remain constant. वो ये मान के चलती है कंपनी कि अगर वो प्राइस में जो भी चेंजेस करेगी तो जो उसकी कंपीटिंग फर्म है वो अपने प्राइस में चेंज नहीं करेगी, वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगी. दिस assumption naturally prompts dualistic firms टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स बाय लोअरिंग द प्राइस. इस वजह से क्या होता है, डुअलिस्टिक फर्म मतलब जो डुअल फर्म्स हैं वो ये एक फर्म मानती है कि अगर मैं अपना प्राइस गिरा दूंगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. समझ की बात. सो एनी वन ऑफ दीज टू फर्म्स कैन टेक इनिशिएटिव एंड रिड्यूस देयर प्राइजेस सो एज टू सीज द एंटायर मार्केट. तो दोनों में से कोई भी एक कंपनी सोचेगी कि भाई प्राइजेस गिरा दें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लूँ. द अदर फर्म्स ऑब्वियसली would not like to lose their market and thus will retaliate by lowering its price still further. तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, वो अपने मार्केट शेयर को जाने थोड़ी ना देगी, वो और सस्ता कर देगी माल. Once this price cutting war starts, it goes on until the price falls so much that it becomes equal to the cost. ऐसा चलता रहा तो आपस में उन दोनों कंपनीज की प्राइस वॉर हो जाएगी और प्राइसेस तब तक गिर जाएंगे जब तक कॉस्ट के इक्वल नहीं आते. None of the firms will now reduce its price because they know that this would result in losses. कॉस्टिंग से नीचे कोई भी प्राइस गिराएगा नहीं इस मॉडल के हिसाब से. क्या पता अगर आजकल की सिचुएशन चल रही होती, कॉस्टिंग से भी सस्ता बेचते, जैसे इंडिया में जियो ने बेचा, कॉस्टिंग से भी सस्ता, शुरू में लॉस लिए और बाकियों के बैंड बजा दिए, ठीक है. तो अभी की सिचुएशन में जो बर्ट्रैंड कह रहे थे वो ये कहते हैं कि भाई कॉस्टिंग से नीचे कोई भी फर्म नहीं बेचेगी क्योंकि उसको लॉस होगा. दो इवन नाउ through price reduction it is possible to seize the entire market, but it is not worthwhile to do so as because now the total cost would exceed फर्म्स टोटल रेवेन्यू. सिंपल वर्ड्स में वो अपनी कॉस्टिंग से कम नहीं बेचेंगे. अगर कॉस्टिंग से कम बेचने लग गए तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. तो वहीं तक प्राइस कट कर सकते हैं जहां तक उनकी कॉस्ट है. अब इस चीज़ को मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से बताया हुआ है. बर्ट्रैंड्स मॉडल कैन बी इजीली प्रेजेंटेड विद द एनालिटिकल टूल्स ऑफ रिएक्शन कर्व्स ऑफ द डुओपोलिस्ट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम देयर आइसोप्रॉफिट कर्व्स. अब जो वो होते थे, क्या कहते हैं, अपना कुर्नॉट का मॉडल होता था, याद है ना, उसमें इस तरीके की होती थी या इस तरीके की होती थी. इसमें क्या है, इससे उल्टी. तो इसमें क्या है, इस तरीके की जो है आइसोप्रॉफिट कर्व्स हैं. तो ये कैसे होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ. इनकी प्रॉपर्टी स्लाइटली डिफरेंट है. तो फर्म एज रिएक्शन कर्व इज ड्राइव फ्रॉम द आइसोप्रॉफिट मैप ऑफ फर्म ए. जो फर्म ए की जो रिएक्शन कर्व है वो जो आइसोप्रॉफिट कर्व है ये वाली, इनसे ड्राइव की गई है. समझ गए बात. अब इनके जो लोएस्ट पॉइंट है उनसे निकलती है. आइसोप्रॉफिट कर्व्स ऑफ फर्म ए आर कन्वेक्स टू इट्स रिस्पेक्टिव प्राइस एक्सिस. तो यहाँ पे आउटपुट की जगह क्या है, प्राइस. कुर्नॉट मॉडल में यहाँ क्या होता था, आउटपुट. तो अब ये क्या होंगी, ये कन्वेक्स होंगी. कहाँ पे कन्वेक्स होंगी, जिस एक्सिस पे उनका प्राइस है वहां पे कन्वेक्स होंगी. जैसे ए फर्म ए की बात चल रही है तो ए की तरफ ये कन्वेक्स होंगी. समझ गए बात. और अगर फर्म बी की बात चल रही है तो ये बी जो वाई एक्सिस है उसकी तरफ ये कॉन्वेक्स होंगी. समझ की बात. तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द आइसोप्रॉफिट कर्व फॉर फर्म
for a firm to its price access implies that firm concerned must lower its price up to a certain level in response to lowering the price by the competing firm. ये जो कन्वेक्सिटी है ये हमें बताती है कि कोई भी कंसर्न फर्म अपने प्राइस को कम करेगी अगर उसके कॉम्पिटिटर ने प्राइस को कम किया तो। समझ गए बात। मोर ओवर एन आइसोप्रॉफिट कर्व क्लोजर टू द प्राइस एक्सिस रिप्रेजेंट्स लोअर प्रॉफिट्स। ये उल्टा है, ये कहता है, कर्नॉट कहता था जितनी एक्सिस के पास होगी आइसोप्रॉफिट कर्व उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये कहता है जितनी फर्दर होगी उतना प्रॉफिट होगा, जितनी क्लोजर होगी आइसोप्रॉफिट कर्व उतना कम प्रॉफिट होगा। लेट फर्म ए इज एट पॉइंट एफ, मान लेते हैं फर्म ए पॉइंट एफ पे है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इट्स प्राइस is OP1 in response to the firm's price OPA1 और जो फर्म बी है उसका प्राइस है PB1। तो अगर मैं इसके सामने चलूं तो ये हमारा प्राइस क्या है OPA1 और यहां से अगर देखें तो OPB1 प्राइस किसका है, फर्म बी का। तो सिंपली आप लिख सकते हो PB1 भी प्राइस है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट लेवल ऑफ ए इज पाई A3, जो इसका प्रॉफिट है वो कितना है पाई A3, ये बात याद रखना, ठीक है। When firm B lowers the price to OPB2, अगर कंपनी बी कंपनी ने प्राइस गिरा दिया, ये नीचे वाला प्राइस कर दिया, ये वाला प्राइस कर दिया, समझ के बात, तो क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स में फर्म ए रिएक्ट्स एंड लोअर इट्स प्राइस टू OPA2। तो वो क्या करेगी, अपने प्राइस को इतना कर देगी। समझ आ गई, रिएक्शन के थ्रू। तो इस पॉइंट पे बात बन जाएगी ई पॉइंट पे, ठीक है। अब आ जाता है इससे आगे, इन दिस मैनर फर्म ए मैनेजेस टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट लेवल एट पाई A3। अगर इसी मतलब फर्म ए ने इसी आइसो प्रॉफिट कर्व पे रहना है, तो अगर बी कोई भी प्राइस चेंज करती है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी अपने प्राइस को चेंज करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि वो पाई A3 पे ही सरवाइव करे। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, अगर इससे कम प्राइस कर देता तो भाई दूसरी आइसो प्रॉफिट पे ही शिफ्ट होना पड़ता, वो मैंने लिखा हुआ है। हाउएवर व्हेन फर्म बी परसिस्ट विद फर्दर लोअरिंग इट्स प्राइस एंड ब्रिंग्स इट डाउन टू OPB3, क्या पता कंपनी जो है वो यहाँ तक ले आए अपना प्राइस, दूसरी कंपनी, तो इसके रेफरेंस में इसके सामने जो उसका आइसो प्रॉफिट कर्व है वो कोई और ही होगा और उसको भी अपने प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। अब जब प्राइस पहले से कम करके लेके आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी गिर जाएगी, इसलिए तो वो नीचे वाली आइसो प्रॉफिट कर्व पे आ गया। तो जितनी नीचे आइसो प्रॉफिट कर्व होती है बर्ट्रैंड में, उतना ही क्या होता है, लोअर प्रॉफिट्स। फर्म ए कैन डू नथिंग टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट लेवल एट पाई A3। जो पाई A3 था इसके ऊपर करने के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ से निकल गई है सिचुएशन, ठीक है। वो क्या करेगा, इन दिस सिचुएशन फर्म ए विल हैव टू रिड्यूस इट्स प्राइस टू OPA3 and yet its profit level will fall to pi A1। तो उसे इस वाली कर्व पे आना पड़ेगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत है तो मैसेज कर देना, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर हम फर्म बी की बात करें तो उसके आइसो प्रॉफिट कर्व इस तरीके से बन जाएंगे और जितना लोअर जाएगा उतना प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ड्राइव फर्म बीज रिएक्शन कर्व, फर्म बी की रिएक्शन कर्व होगी, ठीक है, थ्रू इट्स आइसो प्रॉफिट कर्व्स के थ्रू निकलेगी। द रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म इज दस ड्राइव्ड बाय जॉइनिंग द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द आइसो प्रॉफिट कर्व्स। इसके अंदर भी जो लोएस्ट पॉइंट्स थे उसी के थ्रू निकाली हमने, और इसके अंदर भी जो इनके लोएस्ट पॉइंट्स थे मतलब वाई एक्सिस के थ्रू, उसके थ्रू निकाली हमने। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिएक्शन कर्व्स ऑफ टू फर्म्स डिफाइंस द इक्विलिब्रियम। जहां पे दोनों रिएक्शन कर्व इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम होता है। दिस इज अ नैश इक्विलिब्रियम। इन बर्ट्रैंड्स मॉडल इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जहां पे दोनों रिएक्शन कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, एज रिएक्शन कर्व और बीज रिएक्शन कर्व, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। किस तरीके से, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर पॉइंट ई डिनोट्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट ई मैंने डिनोट किया वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एनी डिपार्चर फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट्स कंडीशन वेयर बाय टू फर्म्स कम बैक टू इक्विलिब्रियम ई या पॉइंट ई, वेयर द प्राइस ऑफ द फर्म इज OA3 और जो फर्म ए है उसका प्राइस OA3 है और जो फर्म बी है उसका प्राइस OB3 है। तो सिंपल वर्ड्स में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर इस इक्विलिब्रियम से थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली अपने आप ही इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएंगी। किस तरीके से, मैंने एक्सप्लेन किया है। लेट फर्म ए डिटरमिन्स अ लोअर प्राइस OA1। कंपनी जो ए कंपनी है वो अपने प्राइस को OA1 कर देती है, ठीक है। रिएक्टिंग टू दिस फर्म बी चार्जेस प्राइस OB1। तो इसके सामने फर्म बी क्या करेगी, रिएक्शन कर्व के हिसाब से OB1 प्रोड्यूस करेगी। समझ के बात, दिस डिसीजन ऑफ फर्म बी द कंपीटिंग फर्म ए रिएक्ट्स एंड चार्जेस हायर प्राइस OA2।
तो वो क्या करेगी, इस प्राइस के सामने इसकी रिएक्शन कर्व देखेंगे तो वो कहती है कि ए कहती है कि अब OA2 प्रोड्यूस करेगा। अब अगर OA2 को देखेगा तो बी रिएक्शन करेगा कि मैं OB2 बनाऊंगी। तो ऐसे करते करते ये क्लोजर एंड क्लोजर टू इक्विलिब्रियम चले जाएंगे। उसको मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है। Firm B reacts to this and raises its price to OB2. This process goes on until two firms find themselves once again in point E, where they would be in stable equilibrium. If any of these firms started charging a higher price than the equilibrium price, firm A setting price, that is firm A setting price higher than OA3, or firm B determining a price higher than OB3, a competitive price reduction by both the firms will ultimately bring down the stable Nash equilibrium position, where firms A and B will charge OA3 and OB3. सिंपल वर्ड्स में भाई, अगर ये जो इक्विलिब्रियम इन्होंने ये जो ई पॉइंट है, अगर ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दोनों कंपनीज का, इससे ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया तो भी इनमें आपस में प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएंगी और प्राइस गिर के इक्विलिब्रियम के नज़दीक आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। डायग्राम साथ के साथ बनाना, अगर डायग्राम साथ के साथ नहीं बनाया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। अब Bertrand's model looks realistic because it underlines the fact of price competition. Bertrand का मॉडल थोड़ा रियलिस्टिक लगता है क्योंकि ये प्राइस कंपटीशन की बात करता है। However, its results that the price under duopoly has a tendency to be the same as pure competition does not seem to be convincing. तो वो कहता है कि प्राइस आपस में गिरते रहेंगे और कॉम्पिटिटिव प्राइस आ जाएगा क्योंकि प्राइस कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस होता तो डुओपोली थोड़ी ना होती, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती। Bertrand's model does not lead to maximization of industry's profit because firms continue to act on the assumption that the rival firms will not react to their own price decision. अभी इनमें कंपनियां अपना अपना प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर सकती हैं, मगर इंडस्ट्री प्रॉफिट कभी भी मैक्सिमाइज नहीं होता क्योंकि हर एक फर्म सोचती है कि अगर मैं ये प्राइस चार्ज करूंगी तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो प्राइस चेंजेस नहीं करेगा। देयर इज नाइविटी इन देयर अप्रोच। उनका नाइव बिहेवियर होता है। नाइव बिहेवियर मतलब वो अपनी पास्ट जो एक्टिविटीज़ हैं या मिस्टेक्स हैं उससे कुछ नहीं सीखते। एज दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द contrary to their assumption, rival firms always react to any of their attempt to capture the market by lowering the price. समझ की बात। Each firm's profit and also the industry profit could be increased if the firms recognize their interdependence and thus abandon their senseless price cutting. दोनों की दोनों फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती थी और इंडस्ट्री प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता था अगर वो रिकॉग्नाइज करती कि उन दोनों में इंटरडिपेंडेंस है और दोनों के दोनों ने जो पुराने प्राइस रखे थे उसके हिसाब से दूसरी कंपनी भी प्राइस चेंज करती है। मतलब अपना नए बिहेवियर छोड़ देंगे तो इंडस्ट्री प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता था। However, in Bertrand's model, firms never learn from their past experience. वही नए बिहेवियर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कभी भी नहीं सीखती। अब कंक्लूजन लिखते हैं। Bertrand's model has also been criticized more or less on the same grounds as Cournot model. कैसे? The behavioral pattern of the firms in Bertrand model is as stupid as in Cournot model because firms refuse to learn anything from their past experience. फिर से वही बात कर दी कि नए बिहेवियर है तो वो पुराने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखती। The model is closed in the sense that it does not consider any probability of new firms entering in the industry. ये closed model है। असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता क्योंकि नई फर्म्स एंटर करती रहती हैं मार्केट में। तो ये क्लोज मॉडल है। ये कहता है कि भाई नई फर्म एंटर ही नहीं होगी और नई फर्म की तो बात ही नहीं करता, सिर्फ डुओपोली की बात करता है। इट ऑल्सो डज नॉट पॉइंट हाउ लॉन्ग द एडजस्टमेंट पीरियड बी। इसने ये भी नहीं बताया कि जो प्राइस कटिंग का जो एडजस्टमेंट चलेगा कब तक चलेगा, कितना टाइम पीरियड तक चलेगा, नहीं बताया। ठीक है, सिर्फ ये बताया कि अल्टीमेटली वो मतलब प्राइस कटिंग या प्राइस रिडक्शन या प्राइस राइज कर करके इक्विलिब्रियम के पास पहुंच जाएंगे। बर्ट्रैंड ऑल्सो इग्नोर्स नॉन प्राइस कंपटीशन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। नॉन प्राइस कंपटीशन में जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह आ जाती हैं और सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आ जाती हैं, उस चीज़ को भी इग्नोर किया है। उन्होंने कहा है सिर्फ प्राइस को ऊपर नीचे करके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हम नॉन प्राइस कंपटीशन की टेक्निक्स को ओलिगोपोली में इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये था आपका बर्ट्रैंड्स मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एजवर्थ मॉडल। एजवर्थ का जो डुओपोली मॉडल था उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं मॉडल बनाता रहूँगा, लिख के अपलोड करता रहूँगा, वैसे वैसे डिस्क्रिप्शन में ऐड करता रहूँगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको वो नहीं मिल रहा तो आप समझिए कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपको वो मॉडल मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।